चैनल में फिर से मैं स्वागत करता हूं। एक हम इस चैनल्स के माध्यम से आईटीआई के एनसीवीटी में जो नए पैटर्न्स हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कोर्स को पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है आपका वो है बिहेवियरल साइंस, व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल का ये छठवां पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट और भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने आईटीआई के ओवरव्यूज़ और उनके लोगो, डीजीटी वगैरह कुछ सारी चीज़ों को हमने विस्तार से पढ़ा है, समझा है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो सारी वीडियोज़ आप देखें। वन टू वन जब आप पार्ट में पढ़ते जाएँगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएँगी। तो आइए आज हम ये आज का क्लास शुरू करते हैं, जो है व्यवहार कौशल का छठवां भाग। तो पहला हमारा जो आता है ये है एथिक्स, वैल्यू एंड एटिकेट्स। ठीक है? एथिक्स, वैल्यू एंड एटिकेट्स जिसे हिंदी में कहते हैं नैतिक मूल्य और शिष्टाचार। ठीक है? एथिक्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एटिकेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझेंगे। बट अभी पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहता है कि व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज एटिकेट्स। ठीक है? तो एथिक्स के डेफिनेशंस पे हम चलते हैं। तो एथिक इज द स्टडी। ठीक है? एथिक्स क्या है? एक स्टडी है ऑफ व्हाट इज कंसिडर मोरली राइट और रॉन्ग। ठीक है? इसका मतलब एथिक्स आपको बताता है, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत। इसे एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी स्कूल्स में जाते हैं, जब आप स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं या आप अभी आईटीआई कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही रूल्स बता दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ज़्यादा छुट्टी नहीं करनी है, लंच का ब्रेक कितने टाइम का है। इस तरीके से जो एक पैटर्न बनाया जाता है कि समाज में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीव हत्या करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, ज़रूरतमंदों का मदद करना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या है, एक एथिक्स है किसकी, सोसाइटीज़ की। तो हर इंडिविजुअल का, कोई भी एक इंडिविजुअल का व्यक्तिगत एथिक्स हो सकता है। ठीक है? व्यक्तिगत एथिक्स हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एथिक्स हो सकता है। ठीक? सोसाइटी का, सोसाइटी की एथिक्स अलग हो सकती है, किसी कम्युनिटी की, किसी समाज की, उनकी एक अलग एथिक्स हो सकती है। ठीक है? तो सारी सारे का जो सार होता है, सारे चीज़ों का जो सार होता है वो यही है कि एथिक्स क्या बताता है, कि स्टडी होता है जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, दैट्स इट। ठीक है? जहाँ पे आपको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये चोरी करना पाप है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना गलत है, किसी को मारना गलत है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि अगर कोई गलत या सही चीज़ें आपको अगर समझ में आती है, तो वो एथिक्स के पॉइंट के अंदर की चीजें हैं। ठीक है? आगे क्या लिखता है एथिक्स में? एथिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। एथिक्स क्या करता है, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल, किसी, जैसे मैंने बोला कि किसी व्यक्तिगत के लिए या किसी समाज के लिए या बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एथिक्स क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और सोसाइटी के लिए टू मेक अ चॉइस दैट अलाइन विथ प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, राइट, हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। समझिए। ठीक है? तो ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि आपको, जैसे मैंने एक फ्रेमवर्क दिया, आप एक व्यक्तिगत आप समझ के चलिए कि आपको आईटीआई में ये बताया गया कि आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो भी कोर्स यहाँ पे बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से करें। आपकी थ्योरी क्लास को आपको पूरी अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिकल्स के क्लास को अटेंड करनी है और इस पे आपको अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आना है। जब आप एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी फेयरनेस हो, आप ईमानदारी से एग्ज़ाम, ठीक है? आपको अपने टीचर्स की, आपके अपने कलीग्स की, आपको अपने दोस्तों की या सहपाठी की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, उस इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उस इंस्टीट्यूट के लिए हमने क्या कर दिया है, एक एथिक्स हमने बना दिया है। ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गई। दूसरी चीज़ें हम पढ़ते हैं वैल्यू।
वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज डीपली हेल्ड बिलीव, ठीक है? इसको आप समझिए, मैं जिसको ब्लॉक में कर रहा हूँ, डीपली हेल्ड बिलीव एंड प्रिंसिपल दैट गाइड। मतलब वैल्यू क्या होता है कि एक आपकी अंतरात्मा की एक बिलीव होती है, आप एक जिसको दिल से मानते हैं बिलीव, और प्रिंसिपल्स होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं जो आपको गाइड करता है एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स चॉइस एंड एक्शंस, ठीक है? आपको किसी चीज की चॉइस और एक्शंस के लिए आपको जो डीपली बिलीव करते हैं आप, वो आपको सिद्धांत आपने खुद क्रिएट किया है। जैसे आप इसको एक सिंपल सा एक एग्जांपल्स आप समझ के चलिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारी हुए, जिसमें एक हमारे सुभाष जी हुए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? एक भगत सिंह हुए, ठीक है, जिनका नाम हम जनरली हम जानते हैं, भगत सिंह हुए। इनका जो मार्ग था, इनका जो मार्ग था वो हिंसा का मार्ग था, ठीक है? इनका जो मार्ग था वो हिंसा का मार्ग था। वहीं पे दूसरी ओर कुछ लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है? इनके साथ नेहरू जी थे, ठीक है? इनके साथ पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इनका जो ग्रुप था, इनका ग्रुप किस चीज को मानता था? ये मानता था अहिंसा को, ठीक है? तो क्या हो गया, इनकी जो बिलीफ थी, इनकी जो वैल्यूज थी, इनकी जो बिलीफ थी, इनकी जो प्रिंसिपल थी, वो इनको इंडिविजुअल अलग से गाइड करता था कि आपको ये करना उचित है। इनकी जो बिलीफ थे, इनकी जो प्रिंसिपल थे, इनके जो सिद्धांत थे, इनको इंडिविजुअल गाइड कर रहे थे कि आपको ये करना उचित है। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स एक यूनिवर्सल फॉर्म का होता है कि सबके लिए ये सही है, ठीक है? वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज आपके बिलीव्स पे, आपके सिद्धांत को, उस सिद्धांत के हिसाब से आपको गाइड करता है कि आपकी चॉइस क्या है और आपका उसके अकॉर्डिंग एक्शंस क्या है। आप क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, कैसा आप डिसीजन मेक करते हैं, कैसा डिसीजन बनाते हैं, कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया, इनका डिसीजन मेकिंग कैसा था? हिंसा का रास्ता था, ठीक है? इनका इम्पोर्टेंस कैसा था कि किसी को आँख के बदले आँख अगर माँगेंगे, तो हम उनके मतलब ऐसा था कि जो महात्मा गांधी कहते थे, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो आप दूसरे गाल को आगे कर दो। ये इनकी बिलीफ थी, इनकी डिसीजन मेकिंग था, इनका कंसिडर पॉइंट था। इनका था कि कोई अगर आपको एक मारता है तो आप 3 मारो, आप उसको 4 मारो। जब तक के मारो, जब तक कि वो हमारा देश छोड़ के ना भाग जाए। तो सबकी अपनी-अपनी वैल्यूज़ थी, सबका अपना-अपना योगदान था, सबकी अपनी-अपनी चॉइस थी, सबका अपना-अपना एक्शंस था, जिसके सारे लोगों के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। तो आपकी बिलीफ, आपके वैल्यूज़ जो रहती है, वो आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ समझ में आ गया एथिक्स और वैल्यू। तीसरी चीज़ें हैं एटिकेट, शिष्टाचार। शिष्टाचार तो आपने सबने पढ़ा होगा बचपन से हमको कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, सवेरे हमें नहा धो के पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आप अगर मोमेडियन फैमिली से, आप एक किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस कम्युनिटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्म्स बने हैं, उनको आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको शिष्टाचार के अंतर्गत सिखाया जाता है, ठीक है? तो एटिकेट्स क्या कहते हैं? एटिकेट्स रिफर अ सेट ऑफ सोशल एस्पेक्ट, ठीक है? अ सेट ऑफ सोशल एक्सपेक्ट नॉर्म्स, ठीक? इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, आपका समाज जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ऐसे कुछ सेट्स बने होते हैं, ऐसे कुछ नियमावली बने होते हैं, ठीक है? तो उनको आपके बिहेवियर, ठीक है? टू दैट ब्रॉन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन इन वेरियस सोसाइटी प्रोफेशनल सेटिंग। इसका मतलब सिंपल से समझिए कि किसी सोसाइटी के द्वारा कुछ नॉर्म्स आपके बनाए हुए तो होते हैं, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए होते हैं, जो ये आपको बताती है कि आप किसी दूसरे सोसाइटी में या बाकी प्रोफेशनल्स लाइफ में आप या किसी दूसरे पर्सन के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा उनके साथ एक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा इंटरेक्ट करेंगे, उन चीज़ों का जो
नॉर्म्स बनते हैं या उन चीज़ों के जो ग्रुप ऑफ होते हैं, उसे हम कहते हैं एटिकेट या शिष्टाचार। अब इसकी बात समझिए कि कैसे एथिक्स और वैल्यू और एटिकेट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको जैसे मैंने आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी ने एक बना दिया, मान के चलो कि एक ब्राह्मण फैमिली है। ब्राह्मण फैमिली ने एक नॉर्म्स बना दिया कि अगर आप ब्राह्मण फैमिली हैं, तो आपको मांस खाना निषेध है, ठीक है? मांसाहार निषेध है, मतलब मांसाहार आप नहीं करेंगे, ठीक है? ये शिष्टाचार इन्होंने नॉर्म्स के अंदर बना दिए, ठीक है? आप इसके अलावा दूसरा चीज़ें आप बना दिए कि आपको वेद का पठन-पाठन करना है, पूजा कर्मकांड वगैरह करना है। ये 2 चीज़ें हम लेके चलते हैं एग्ज़ाम्पल। अब इसकी मान के चलो नेक्स्ट जो पीढ़ी होगी, नेक्स्ट पीढ़ी जो होगी उनके अंदर ये चीज़ें ऑब्वियसली आराम से आ जाएगी कि मांस खाना गलत बात है, वेदों का पूजन पाठन करना चाहिए, कर्म का जो चीज़ें हैं उस पे बिलीव हो जाएगी, यज्ञ हवन मंदिर में जाना है, पूजा करना है। तो इस तरीके से एक एक शिष्टाचार उनके अंदर डाला गया, जो सोसाइटी के द्वारा डाला गया। अब ये उस पर्टिकुलर जो बालक होगा, जो बच्चा पैदा हुआ है इस स्कूल में, इस खानदान में, उसके अंदर ये वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएँगी और वो उस चीज़ को बिलीव करने लगेगा। उसके कुछ सिद्धांत वो क्रिएट हो जाएँगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करने हैं। मुझे मांसाहार नहीं खाने हैं, मुझे वेद पढ़ने हैं, मुझे पूजा-पाठ करना है, मुझे डेली मंदिर जाना है। तो ये सारी उसकी क्या हो गई कि उसकी वैल्यूज़ क्रिएट हो गई, उसकी मूल्य हो गई। अब जैसे इस टोटल सोसाइटी में बहुत लोगों का जब बिलीव्स इस तरीके से गहराता जाता है, तो एक एथिक्स बन जाता है कि मांस खाना, मांसाहार या जीव हत्या पाप है। फिर आगे क्या होगी कि जीव हत्या जब भी होगा वो क्या होगा, समाज की दृष्टि में रॉन्ग होगा, वो पाप होगा, वो गलत होगा, ठीक है? मंदिर जाना, वेद पठन-पाठन करना, पूजा करना, भगवान पे बिलीव करना, ये सभी राइट पाथ हैं, ये सभी सही हैं, ये सभी अच्छे आचरण हैं। तो कैसा हुआ कि एटिकेट से आपकी वैल्यू क्रिएट हो गई और वैल्यू से आपकी एथिक्स क्रिएट हो गई, आपके समाज की एथिक्स क्रिएट हो गई। तो यहाँ तक के समझ में आ गया होगा एथिक्स, वैल्यू और एटिकेट। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसमें है इंक्रीज सोशल इंटेंशन, रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, ठीक है? आपके सोशल इंटेंशंस, आपके रिलेशनशिप और नेटवर्क को इंक्रीज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो समझ के चलिए कि एक शब्द होता है नेटवर्क, जिसका मतलब होता है आपका जो आपके आसपास के लोगों से आपकी कैसी बनती है, कैसे आपके नेटवर्क से है। और दूसरा होता है आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आपका समाज में स्टेबिलिटी कैसा है। तो कहते हैं कि जिसका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, उसका नेटवर्थ स्ट्रांग हो ही जाता है, ठीक है? तो आगे इसको और देखते हैं, हम आगे समझते हैं कि क्या कहता है ये। अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है? अ गुड रिलेशनशिप विथ अदर पीपल एट वर्क प्लेस मेक अ इंडिविजुअल हैप्पियर एंड एज अ रिजल्ट मोर प्रोडक्टिविटी। मतलब आप समझ के चलिए कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं किसी वर्क प्लेस में, तो आप अगर किसी ग्रुप में काम करते हैं, एक सोशल कनेक्टिविटी के साथ आप काम करते हैं, एक टीम के साथ आप काम करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है, वो आपका ज़्यादा अच्छा हो सकता है और साथ में आपका इंडिविजुअल, आपका हैप्पियर, मतलब एकात्म से आपकी खुशी होगी और साथ में आपकी जो रिज़ल्ट वो निकल के आएगा, वो उससे बेटर रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो आपको सोशल होने की ये प्रेरणा देता है, ठीक है? An individual can use following way to increase social intention and build relationship एंड नेटवर्क, ठीक है? आपको बता रहा है कि कुछ वे हैं जिससे आप सोशल, आपकी कनेक्शंस, आपके रिलेशन आप बिल्ड कर सकते हो, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है? तो पहला चीज़ें आपका आता है पार्टिसिपेट ग्रुप एक्टिविटी एंड पेयर। जब भी आपकी ग्रुप एक्टिविटी हो या पेयर्स में या मतलब जोड़े में कोई एक्टिविटी हो, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अपने आइडियाज़ को, आपके व्यूज़ हैं, जो आपके पॉइंट हैं, उन चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है? शेयर करके आप
रिलेशनशिप आप बढ़ा सकते हो, नेटवर्क आपका बढ़ा सकते हो, ठीक है। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट सेल्फ, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज की हमेशा तलाश में रहनी चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकें, आप अपने आप को बढ़ा सकें, ठीक है। ऑलवेज बी प्रिपेयर टू शो मोर इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको हमेशा इनिशिएटिव, मतलब एक आविष्कारक के तौर पे आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड कोलेबरेट, वही है कि एक ग्रुप में जब आप काम कर रहे हैं, ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको एक ग्रुप का हिस्सा बन के काम करना है, इंडिविजुअल काम नहीं करना है। तो आपकी जो सोशल रिस्पॉन्स, सोशल जो रिलेशंस है, नेटवर्क है, वो स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। जैसे एक इमेज में बताया गया है कि एक सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी है, अब हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जुड़ा होगा, एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो इसकी नेटवर्क स्ट्रांग हो गई, तो लोग में, समाज में इसकी जो पहचान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है कि कोई भी काम को जब आप समूह में या ग्रुप में करते हैं, ठीक है, कोई भी काम को जब आप ग्रुप में करते हैं, समूह में करते हैं, तो वो काम कहलाता है टीम वर्क, ठीक है। जैसे मान के चलिए 11 खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेला, ठीक है, क्रिकेट जीता। अब इसे ऐसा नहीं कहा जाता है कि फलाने टीम ने, फलाना ने जीता, फलाने ने जीता, फलाने ने जीता, ये 11 ने नहीं जीता, नहीं। हम क्या कहते हैं, इंडिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने जीता। तो इस तरीके से क्या है कि हम एक टीम्स को देखते हैं, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टीम वर्क में जब भी आप सामूहिक कार्य करते हैं, तो आपके रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी और सोशल इंटेंशन, ये तीनों के तीनों आपका इंक्रीज होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या कहती है टीम वर्क की डेफिनेशंस। टीम वर्क इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस अंडर द सेम वैल्यू, ठीक है। क्या कहती है कि कोई भी एक काम, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम टीम में काम करते हैं, सेम वैल्यूज के साथ, मैंने बताया कि आपकी जो बिलीफ्स होगी वो सबका एक जैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिकेट का है, क्रिकेट के एग्जांपल दिए, तो सबकी बिलीफ्स है, एक डीपली बिलीफ्स है कि हमको यहाँ से विन करना है, हमको यहाँ से जीतना ही है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो सारे लोगों का इंटेंशन कैसा हो गया कि हमको जीतना है, हमको देश के लिए खेलना है। कैसे खेल रहे हैं, एक टीम के बतौर खेल रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी टीम वर्क, टीम काम, काम या सामूहिक कार्य, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मान के चलो कि एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है, जिसे अगर एक जगह से दूसरी जगह पार करना है, हमको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, बट अगर एक व्यक्ति को अगर दिया जाए और यहाँ पे बीच में देखो गैप भी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कैसे उस चीज़ को पार किया जाए। बट अगर टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं, तो देखो जब इन दोनों ने इसे रखा, तो ये व्यक्ति ऊपर उठ के चला गया। अब जब ये आ गया, तो ये बीच वाले को हवा में उठा लिया गया। अब जब ये दोनों इधर आ गए, तो इसको उठा लिया, और आसानी से टीम वर्क में एक साथ सामूहिक कार्य से ये जो हमारा पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, इस बैरियर के बावजूद। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप टीम के साथ काम करते हैं ना, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा जो बैरियर होता है ना, उसको आप आराम से जीत सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, कि टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप अगर मुझसे पूछें कि सर ठीक है, टीम वर्क के साथ काम करना अच्छा है, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट क्या इसका महत्व है, क्यों हम करें, क्यों इसको करें, मुझे अकेले काम करना पसंद है, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे अकेले बिलीव करना पसंद है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क क्या है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको पूरे टीम्स को सक्सेस होना है, आपको एक बड़ा विज़न पूरा करना है, आपको सोसाइटी को हेल्प करना है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो बिना टीम के पॉसिबल
नहीं होता। आज अगर आप समझ के चलिए आप इंडिया में रह रहे हैं, आज आज अब अगर अगर आप अंबानी को जानते हैं, ठीक है? नाम सुना होगा आपने मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी का, ठीक है? आप अगर किसी बिरला फैमिली को जानते हैं, ठीक है? आप अगर अडानी को जानते हैं, तो ये जितने भी बड़े अभी शख्सियत हैं, ये कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करते। इनके साथ आपने अगर टीम देखोगे तो 1 लाख लोगों की टीम है, इनके साथ देखोगे तो 10,000 लोगों की टीम है, 50,000 लोगों की टीम है, 4 लाख लोगों की टीम है, 10 लाख लोगों की टीम है। तो कहने का मतलब है जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आपका काम बड़ा हो जाता है, आपके हैंड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाता है कि जब टीम्स के साथ काम करते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं जो इंडिविजुअल में नहीं होती। पहला क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, जो आपका गोल होता है वो कॉमन गोल हो जाता है। अभी तक के कोई अगर सिर्फ़ अगर मान के चलो एमएस धोनी अगर खेलता, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो ये इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस के लिए खेलेगा। जब आप इंडिया इसकी जब आप इसकी मूवी जो बनी है अनटोल्ड स्टोरी, ये आप देखेंगे, तो जब ये रणजी के लिए खेल रहा था, दिलीप ट्रॉफी के लिए खेल रहा था, जब स्कूल के लिए खेल रहा था, तो ये इंडिविजुअल अपने लिए खेल रहा था, अपने प्रदर्शन के लिए खेल रहा था। बट जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा ये कॉमन गोल हो जाता है और उसको हम प्रायोरिटी देते हैं जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ें हैं, इंक्रीज इंडिविजुअल लर्निंग। आपकी एक एक की जो ज्ञान होगी वो एक सीमित होगी। जब आप टीम में अगर बात करेंगे, टीम के साथ आप डिस्कशन करेंगे, टीम के साथ आप प्लानिंग करेंगे, तो सबकी अपनी-अपनी विज़न होगी, सबका अपना-अपना नज़रिया होगा, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस होंगे। तो जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? यूनिटी, एकता, ऑब्वियसली टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी एकता जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व होता है, जो आपके मनमुटाव होते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं जब आप टीम वर्क काम करते हैं, ठीक है? प्रमोट गुड कम्युनिकेशन, आप जब ग्रुप में काम करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? आपकी प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक काम को कुछ समय तक के कर सकता है या थक सकता है, बट जब 4 व्यक्ति उसी काम को करते हैं और तो एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक-दूसरे को सोच और समझ को सपोर्ट करते हैं और वो काम प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है? एक फैमिली और वर्क प्लेस आपका स्टेबल हो जाता है जब आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं। क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है जहाँ पे अगर कोई नेक्स्ट पर्सन, मान के चलो कि ये बहुत बुद्धिजीवी लोगों की टीम है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, अब नया किसी पर्सन की अगर एंट्री होती है, ठीक है? तो इसके लिए ये क्या है? ये लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ ये बहुत कुछ सीख सकता है। तो एक टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ा एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, आपके बिलीफ्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, राइट? इसके अलावा आपका एटिकेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने विस्तार से पढ़ा है, इसके एग्ज़ाम्पल्स देखें। इसके अलावा हमने टीम वर्क को पढ़ा, ठीक है? टीम वर्क के साथ इसके इम्पोर्टेंस को हमने देखा। सोसाइटी की क्या नॉर्म्स होती है, इंडिविजुअल की क्या नॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने विस्तार से आज की क्लास में पढ़ा। तो अगर इस क्लास में कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ें अगर समझ ना आया हो, तो आप बेहिचक आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप व्हाट्सएप में मुझे पिंग भी कर सकते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो मेरा व्हाट्सएप की लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप बिल्कुल मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को या फिर आप ऐसे पर्सन्स को भी आप भेज सकते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो आईटीआई का ही हो, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स किसी कोर्स से बेस्ड नहीं है, मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक कॉमन ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक को, मैं मानता हूँ कि हर किसी को एक ना एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है या पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।